नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे बाह्य क्षेत्रक कहते हैं या एक्सटर्नल सेक्टर कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नल सेक्टर में कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो महत्वपूर्ण है और जहाँ से सवाल बनने की संभावना है, उन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। उसी कड़ी में जो आप लोगों ने पहले देखा था, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली न्यूज़ है विश्व बैंक, और विश्व बैंक के संदर्भ में ये कहा गया कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है। अब विश्व बैंक के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति कब हो रही है और उत्पत्ति के साथ साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इससे संबंधित इत्यादि बातें, लगभग सारी बातें विस्तार से समझने के लिए, यानी कि सभी न्यूज़ को विस्तार से समझने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और आप जब इकॉनमी पढ़ते हैं तो इकॉनमी में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके, ठीक है, अलग से एक सेगमेंट बनाया जाता है। एक लेसन है जो आपको पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से सवाल प्री और मेंस दोनों में भी पूछा जाता है, तो खास करके हम प्री को ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुल 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एक को हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक है, दूसरा IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना होता है और यहाँ से सवाल बनते ही हैं। खास करके WTO में जो सब्सिडी को लेकर के विवाद होता है, उस विवाद को लेकर के भारत के क्या पक्ष हैं और वहाँ पर कौन कौन से विवाद होते हैं। ये जो दोनों संस्थाएं हैं, इन दोनों संस्थाओं की बात करें तो इन्हें जुड़वा बहनें कहा जाता है। जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों संस्थाएं एक ही सम्मेलन के जरिए या एक ही सम्मेलन के द्वारा स्थापित हुई, जिन्हें, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की शुरुआत होती है, ठीक है, और शुरुआत के बाद एक लंबे समय के चर्चा के बाद, ठीक है, इस विषय को लेकर के सहमति बनी और ये संस्थाएं स्थापित हुई। अच्छा, हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। WTO से पहले गैट हुआ करता था, तो गैट जब WTO बना तो WTO ने उसे रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद अब उसके स्थान पर WTO ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैट समाप्त हो गया, गैट इसके अधीन आ गया या इसके अंतर्गत आ गया। गैट जो है केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, और गैट चूँकि बाध्यकारी समझौता नहीं था, इस वजह से उसे लागू करने में दिक्कतें आ रही थी। और इसी बात को ध्यान में रख करके फिर WTO बना, जो विश्व व्यापार में सुगमता लाने का प्रयास करता है। विश्व व्यापार में सुगमता लाने का प्रयास करता है। अब इन सभी संगठनों, तीनों संगठनों की बात करें तो विस्तार से समझने के लिए थोड़ा सा समय आप लोगों को देना पड़ेगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, लेकिन समझना ज़रूरी है। अगर पृष्ठभूमि आप समझ लिए तो इसके नेचर के बारे में, ये कार्य क्या करता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ही था, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वार है। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करूं तो उसके बाद पूरे वैश्विक समुदाय ने इस बात को लेकर के आवश्यकता महसूस की कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो देशों के मध्य जो विवाद हैं, उन विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकाले। और यदि आपसी बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकल जाएगा तो युद्ध की संभावना कम हो जाएगी। और फिर अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, और उस राष्ट्रपति की अगुवाई में एक संस्था स्थापित किया गया जिसे कहते हैं लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन की समस्या ये थी कि जो इसको बनाने वाले लोग थे वही इसमें सदस्य नहीं थे, और इसमें सदस्यता को लेकर के रूस और अन्य देशों की बात करें, सदस्यता को लेकर के उनकी अनदेखी की गई, और अनदेखी जब हुई तो फिर ये
जो बनाने वाले लोग थे, जो अग्रणी इसमें भूमिका निभाए थे, यानी कि अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वही उस संगठन का सदस्य नहीं बना। परिणाम ये हुआ कि ये वैश्विक जो मुद्दे थे, उन देशों के मध्य जो सीमा विवाद और अन्य जो विवाद थे, उन विवादों को सुलझाने में विफल हुआ, और विफल होने के बाद फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के साथ साथ मैं अगर ऐसे कहूं कि व्यापक जन धन की हानि हुई, ये सभी लोग जानते हैं। अब ये जो जनधन की हानि हुई, फिर ये महसूस किया गया कि नहीं, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो वैश्विक मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान करे, और फिर वहाँ से यूनाइटेड नेशन आता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात यह है कि इससे कैसे रिलेट होता है। एक संक्षिप्त जो बातें थी मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो इसमें जन और धन दोनों की हानि हुई है। तो जन की तो गिनती छोड़ ही दीजिए, धन की हानि यहाँ पर हुई है। धन और संरचना भी, किसी भी राष्ट्र की बात करें तो अवसंरचना का नुकसान हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो देश विकास नहीं कर पाएगा। तो धन के संदर्भ में हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जो देशों का फॉरेक्स रिजर्व था वो तो गया ही, देशों में जो अवसंरचनाएं थीं, अवसंरचना बताने की आवश्यकता नहीं है कि अवसंरचना का मतलब क्या होता है। दो तरह की अवसंरचना होती है, एक सामाजिक और आर्थिक। मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अवसंरचना है उसका नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर जो अवसंरचना थी उनका विध्वंस हुआ, बिल्डिंग से लेकर के सड़कें, पुल इत्यादि इत्यादि। तो इसी बात को ध्यान में रख करके दो कार्य किया गया, और ये दो कार्य, एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ 1944 में, और उसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, अधिकांश देश इस बात को लेकर के सहमत थे कि जो नुकसान हुआ है उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ संस्थाएं बनाई जानी चाहिए, और फिर दो संस्थाओं को बनाया गया। इसके बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ 1944 में, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दो संस्थाएं निकल करके आईं। अब दो संस्थाएं कौन कौन से निकल करके आईं? एक को हम कहते हैं IBRD और एक को कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहीं पर उससे संबंधित सारी बातें छुपी हुई हैं। देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब शब्द को समझेंगे तो सारी चीज़ें यहीं से समझ में आ जाएंगी। ये क्या है? एक बैंक है, और बैंक क्या कर रहा है? ऋण उपलब्ध करा रहा है। बैंक का काम ही है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो ये जो बैंक है ये क्या कर रहा है? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए ऋण दे रहा है देशों को, जिन देशों में अवसंरचना का नुकसान हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, कहीं पर बम गिरे, गोले चले इत्यादि इत्यादि। तो ये रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का कार्य करेगा। डेवलपमेंट के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए ये बैंक ऋण प्रदान करेगा। अब बताइए, चूंकि ये ऋण है और रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा रहा है, किसके लिए? जो अवसंरचना थी वो बर्बाद हो गई थी उनके लिए, और विकास के लिए दे रहा है। तो ये 2-4 दिनों के लिए, 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए तो ऋण होगा नहीं। ये लंबी अवधि का ऋण होगा, और लंबी अवधि का ऋण चूंकि दिया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर ब्याज की जो दरें होंगी, ब्याज दर ये कम होंगी। स्वाभाविक सी बात है कि ब्याज दर कम होंगी। ब्याज दर कम होने के साथ साथ अब ये बैंक क्या कर रहा है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब सोचिए कि न केवल अवसंरचना का नुकसान हुआ था, देश विकास की धारा में या विकास के मार्ग पर पीछे आ गए थे, उनका विकास भी करना था। एक और समस्या थी कि जो लंबी लड़ाई में देश शामिल थे, उन देशों का फॉरेक्स रिजर्व घट गया था। अब चूंकि फॉरेक्स रिजर्व घट गया था तो स्वाभाविक सी बात है कि वो देश व्यापार नहीं कर पाएंगे, और व्यापार नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में बताइए
फिर तो जो छोटे देश हैं, जो बड़े देश हैं, वो तो अपना विकास कर लेंगे, विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन छोटे देश विकास नहीं कर पाएंगे, और विकास नहीं कर पाएंगे यानी कि वो पिछड़े रह जाएंगे। तो फिर जो सतत विकास की अवधारणा होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का असंतुलित विकास होगा। छोटे देश जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, बड़े देश जो पहले से विकसित थे और विकसित हो जाएंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए और वित्तीय स्थिरता के साथ साथ जो मुद्रा की तरलता है उसको बनाए रखने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, और उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा। ठीक है, अब ये संस्था बनी। इस संस्था के बनने के बाद अब ये भी ध्यान रखेंगे कि इन दोनों संस्थाओं के कार्यों को तो हम लोगों ने देख लिया। अब जो WTO बन रहा है, WTO कब बन रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना का कारण क्या था? इसकी स्थापना का कारण भी वही था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश बर्बाद हो गए थे, और न केवल देश की अर्थव्यवस्थाएं देश बर्बाद हुए थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी बर्बाद हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में जो देश हैं, उन देशों का विकास कैसे होगा? ठीक है, ये तो देख लिया कि अवसंरचना विकास के लिए IBRD बन गया है, मुद्रा की तरलता को बनाए रखने के लिए IMF बन गया है। लेकिन अब ये सोचिए कि उस युद्ध में सभी देश, लगभग सभी देश शामिल थे, और चूंकि एक दूसरे के साथ युद्ध चल रहा था और चला भी था, तो आपस में प्रतिद्वंदिता तो होगी, शत्रुता की भावना होगी ही। तो एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करेगा, और व्यापार यदि नहीं करेगा और व्यापार में शामिल नहीं होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो देश पुनः, जो मैंने आप लोगों से कहा, विकास में पीछे रह जाएगा, और विकास में पीछे रह जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि समस्याएं वहाँ उत्पन्न होनी ही होनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये संस्था क्या कर रहा है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। उससे पहले चलूं, उससे थोड़ी सी और पहले की बात कर लूं, तो इससे पहले एक संस्था थी, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड, ये संस्था थी। अब ये कहा गया कि देश आपस में व्यापार करेंगे, और जब आपस में व्यापार करेंगे तो बहुत सारे जो वैमनस्य हैं वो वैमनस्य अपने आप खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ जो विवाद हैं, विवाद हो सकता है कम हो जाए। अगर आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में चीन के साथ जो हमारा युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद राजीव गांधी ने एक फ्रेगमेंटेशन की नीति अपनाई थी। उन्होंने कहा था कि जो विवाद हैं, आपसी विवाद हैं, देशों के मध्य विवाद, ये विवाद इतनी जल्दी सुलझाए नहीं जा सकते, जैसे सीमा विवाद। और सीमा विवाद स्वाभाविक सी बात है आसानी से नहीं सुलझ सकते, लंबा चलने वाला है, तो देशों के मध्य व्यापार होते रहना चाहिए। और इसी तरह से आप लोगों ने उसमें यह भी पढ़ा होगा कि 5 ट्रैक पॉलिसी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और जब दो देशों के मध्य व्यापार होने लगेगा, जैसे व्यापार चलने लगेगा, तो जो पीपल है यानी कि उस देश के नागरिक और दूसरे देश के नागरिक आपस में जुड़ेंगे, वार्तालाप करेंगे, यानी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जो विवाद के मुद्दे हैं वो गौण होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, और देशों के मध्य, अब चूंकि बिजनेस जैसे ही बढ़ेगा तो देशों के मध्य युद्ध होने की संभावना कम हो जाएगी,
क्योंकि अधिकांश लोग ये चाहेंगे, चूंकि उनके आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़े हैं, तो वो युद्ध नहीं करना चाहेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि भारत और चीन के मध्य भी कुछ यही स्थिति है। भारत और पाकिस्तान, यद्यपि कि पाकिस्तान के साथ हम कम ट्रेड करते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का भी व्यापार होता है। और पाकिस्तान और भारत के संबंधों में कहा जाता है कि 5 ट्रैक पॉलिसी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और होता भी है। वहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा तो कई ऐसे शॉर्ट्स, कई ऐसे न्यूज़ चैनल इस तरह के दिख जाते हैं कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा युद्ध हम बिल्कुल नहीं चाहते। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो जब तक ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, यानी कि व्यापार नहीं बढ़ेंगे, आर्थिक हित नहीं जुड़े रहेंगे, तो समस्याएं उत्पन्न होंगी ही होंगी। अब होता क्या था, जो गैट बना था, गैट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये इंडिया है और ये यूएसए है, ठीक है, दोनों के मध्य व्यापार हो रहा है। क्या हुआ कि जब यूएसए ने भारत में कोई सामान भेजा तो भारत ने अपने देश में उसमें टैरिफ लगाया। टैरिफ आप लोगों को पता है, टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, ठीक है, आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अमेरिका से निर्यातित वस्तु पर जब भारत में टैरिफ लगाया गया तो इसने कहा कि भैया आप ऐसा मत करो, टैरिफ मत लगाओ, आप गैट समझौते से जुड़े हुए हो और इसलिए आप टैरिफ नहीं लगा सकते। भारत ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं, नहीं लगाते हैं। भारत ने टैरिफ नहीं लगाया। फिर जब भारत ने अमेरिका को वस्तुओं का निर्यात किया तो जैसे ही वस्तुओं का निर्यात किया तो अमेरिका ने इस पर टैरिफ लगा दिया और अमेरिका ने कई एग्जाम्पल देकर के टैरिफ लगाना शुरू कर दिया कि आपके देश में जो उत्पादित वस्तु है ये ठीक नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें, ठीक है, टैरिफ लगा दिया। अब चूंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो अमेरिका कैसा देश है, विकसित देश है और भारत विकासशील देश। उस समय की स्थिति की बात करें तो अल्प विकसित देश हुआ करता था। अब ये समस्या उत्पन्न हो गई और चूंकि ये समझौता बाध्यकारी नहीं था, इसलिए अब इसके खिलाफ कंप्लेन करके भी आप क्या कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रख करके आगे चल करके 1995 में WTO की स्थापना होती है, WTO बनता है। अच्छा, WTO बन गया तो WTO का कार्य संक्षेप में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहानी में से ये जो पूरी कहानी है इसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी कट करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये लंबी क्लास है और पूरा इतिहास समझना इसके लिए ज़रूरी है। आप विश्व इतिहास समझेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सभी को मिला करके जब आप समझेंगे तब ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो जो क्लास की आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर 1995 में इसकी स्थापना हो जाती है और जैसे ही स्थापना हुई, स्थापना के बाद आगे चल करके ये सुनिश्चित किया गया कि WTO अब क्या करेगा, चूँकि ये विवाद उत्पन्न हो रहा था और इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। और समाधान नहीं हो पा रहा था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो लगातार चर्चा हुई थी, यानी कि उरुग्वे दौर की वार्ता हुई और उरुग्वे दौर की वार्ता होने के बाद 1995 में फिर इसकी स्थापना हो जाती है। स्थापना होने के बाद अब जो गैट था, गैट इसी WTO का हिस्सा बन गया। हालांकि कई जगह आप ये भी पढ़ेंगे, वो भी बात सही है कि गैट को WTO ने रिप्लेस कर दिया। और ये किससे संबंधित था? जो गैट केवल वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित था, इसमें सेवाएं शामिल नहीं थी, यानी कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट नहीं था। फिर WTO बना और जैसा कि मैंने कहा कि WTO का कार्य क्या है कि यह ऐसे कानून तैयार करना, नियम कानून और उसका प्रारूप तैयार करना जिससे न केवल व्यापार को सुगम बनाया जा सके, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि संसाधनों का आवागमन सुचारू रूप से होता रहे। इस कार्य के लिए WTO बन गया और WTO बनने के बाद अब यहीं पर ध्यान रखेंगे कि यह व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करता है। और चूंकि सुगम बनाने का कार्य करता है तो स्वाभाविक सी बात है, इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हम लोगों ने संक्षेप में 2 संस्थाओं के बारे में चर्चा कर लिया। अब
जो विवाद उत्पन्न होता है और जो आप लोगों ने पढ़ा है कि WTO में सब्सिडी से संबंधित विवाद हैं, और WTO के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं और वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है, क्या वर्ल्ड बैंक केवल कोई एक संस्था है या कुछ संस्थाओं का स्वरूप है, कुछ संस्थाओं का सम्मिलित रूप है। तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक कोई एक संस्था नहीं है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जब बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कई संस्थाएं, जैसा कि मैंने कहा कि 5 संस्थाओं का ये समूह है। और ये 5 संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इन सभी संस्थाओं के बारे में बात कर लें। यहाँ पर देखिए, तो अब फिर से पीछे चल करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से हैं। देखिए IBRD, ये अभी हम लोगों ने समझा। तो IBRD क्या करता है, IBRD ऋण प्रदान करता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके लिए ऋण प्रदान करता है। और चूंकि मैंने आप लोगों को बताया कि चूंकि ये लंबी अवधि के लिए ऋण है, इसलिए इस पर जो ब्याज देय होगा वो काफ़ी कम होगा। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे देश होंगे जो ये महसूस कर रहे हैं कि भैया भले ही ये कम ब्याज दर पर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए अभी भी ये महंगा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो देश कौन होंगे जिन्हें ये लग रहा है कि हमें अभी भी जो ऋण मिला हुआ है वो अधिक ब्याज दर पर मिला हुआ है। तो ऐसे देश विकासशील देशों के संदर्भ में भी कह सकते हैं और अल्प विकसित देशों के भी संदर्भ में कह सकते हैं। लेकिन विकासशील देशों की अपेक्षा जो अल्प विकसित देश हैं, उन देशों के लिए समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी, क्योंकि इन देशों को जो ये IBRD ऋण उपलब्ध करा रहा है, IBRD के द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण पर ब्याज भी इन्हें अधिक लग रहा है। तो उन देशों ने कहा कि भैया अभी भी हमें अधिक लग रहा है। इसी बात को ध्यान में रख करके एक और संस्था बनी जिसका नाम है IFC, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या करता है, तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके कार्यों को ध्यान में रख करके, चूंकि इसके द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज अधिक लग रहा है, तो जब देशों ने कहा कि भैया अधिक लग रहा है, तो इसी को ध्यान में रख करके एक अलग से एक और संस्था बन गई, और इस संस्था का नाम है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, ये तो बना, लेकिन उससे पहले की बात करें तो एक और संस्था बन रही है, एक और, जिसका नाम है IDA, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका नाम रखा गया। ये क्या करता है कि इसकी अपेक्षा, ठीक है, यहाँ पर देखिए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, उनको ये ऋण प्रदान करता है, और IBRD के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज से भी कम ब्याज दर पर ये ऋण उपलब्ध कराता है। लेकिन ये भी किसके लिए है, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, डेवलपमेंट, किसके लिए, विकास के लिए, ठीक है। अच्छा, विकास के साथ साथ अब मान लीजिए एक और संस्था बन रही है, जैसा कि मैंने कहा IFC। अब देशों के मध्य क्या करना है, देशों के मध्य जुड़ाव और वैश्वीकरण को बढ़ावा देना है। तो देशों के मध्य वैश्वीकरण को बढ़ावा कैसे मिलेगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये क्या काम करता है, किसको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो किसी दूसरे देश में निवेश करना चाहती है, कोई ऐसा प्लेयर है जो दूसरे देश में निवेश करना चाहता है, तो निवेश करने के लिए उसको सलाह भी चाहिए, और सलाह करने के साथ साथ उसको कुछ ऋण भी चाहिए। तो ये संस्था, जो प्लेयर हैं जो दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं, उस निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। कहता है कि भैया आप निवेश करिए और मैं आपको ऋण उपलब्ध कराऊंगा, यदि आवश्यकता हो तो उन्हें यह ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है।
इसके बाद है एक और संस्था MIGA, ठीक है, MIGA। अब MIGA जो संस्था है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये संस्था किस लिए कार्य कर रहा है, किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब इसमें शब्द देखिए, ये लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट गारंटी। मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनीज। यदि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई MNC है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये कहाँ की है, USA की है। USA की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, और इन्वेस्ट कर रही है तो यहां पर रिस्क भी तो है। और जब रिस्क यहां पर है, इसका मतलब यह है कि इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए वो कंपनी सोचेगी कि यहां पर मैं निवेश करूं या ना करूं। तो अगर निवेश नहीं होगा तो वैश्वीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा और ना ही वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो पाएगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और देशों का विकास भी नहीं हो पाएगा। ये कहा गया कि मान लीजिए आप निवेश कर रहे हैं, अगर कोई समस्या होती है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो मैं उसकी गारंटी देता हूं। इसीलिए ये कहा गया है कि गारंटी देने वाली एक संस्था है, ये निवेश को गारंटी देती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट बदली और उसने कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। और जैसे ही टैक्स जब निवेश किया उस समय थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 20% टैक्स है, दूसरी सरकार आई और उस सरकार ने 30% टैक्स देना शुरू कर दिया, लगाना शुरू कर दिया। तो इस कंपनी को तो फायदा, घाटा हो जाएगा इस कंपनी को जो निवेश कर रही है। तो इस संस्था ने यह कहा कि आप निवेश करिए, यदि कोई ऐसी समस्या होती है तो उसको मैं देखूंगा। तो यहां पर क्या है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योर कर रहा है, क्रेडिट इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा है और उसकी गारंटी दे रहा है कि आप निवेश करिए, अगर कोई रिस्क होता है तो मैं संभालूंगा। और बताइए, चूंकि सभी जो देश इसमें शामिल हैं, जो देश इसके सदस्य होंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, क्या वो अचानक से इस तरह की कोशिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये संस्था ये कार्य करती है। अच्छा, एक और संस्था बनाई गई और इसका जो नेचर है, ट्रिब्यूनल, जैसे अधिकरण कहते हैं ना, भारत में NGT एक अधिकरण है, उसी तरह से ये संस्था बनाई गई। और इस संस्था को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसके नाम को आप देखेंगे तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, उन विवादों का निपटारा कहां पर होगा, कौन करेगा और कैसे होगा, इस कार्य को करने का उत्तरदायित्व इस संस्था को दिया गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर, ठीक है, सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्लियर है यहां तक बातें? अब यहां इन पांचों संस्थाओं को देखने के बाद देखिए, ये वर्क विथ गवर्नमेंट, ये किसके साथ काम कर रहे हैं? यह भी संस्था IBRD देशों को ऋण दे रहा है ना, कि आप अपने देश में जो अवसंरचना का नुकसान हुआ है और डेवलपमेंट करना है, विकास एक आप कह सकते हैं अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। डेवलपमेंट करना है, आप डेवलपमेंट करिए, मैं आपको ऋण प्रदान करूंगा। और ये जो संस्था है IDA, ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो उन देशों को ही ऋण दे रहा है, जिन देशों यानी कि अल्प विकसित देशों को, ताकि वह डेवलपमेंट कर सकें। तो ये किसके साथ, ये सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा है। और ये जो दोनों संस्थाएं हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के काम कर रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में एक एडवाइजरी भी देने का काम करता है, यानी कि सलाह देने का काम करता है, और इसके साथ साथ उन देशों को निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करता है कि आप निवेश करिए, अगर आपको ऋण की आवश्यकता है तो ऋण मैं उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है।
ये भी यहाँ पर क्या है, यह भी तो वही स्थिति है कि अगर कोई पॉलिटिकल रिस्क होता है, दूसरी सरकार बदल जाती है, जो समस्याएं होंगी तो उन समस्याओं का समाधान यहाँ से हो जाएगा। और ये इसका नेचर क्या है, ट्रिब्यूनल जैसा है, यानी कि अधिकरण, ठीक है, जिसे आप न्यायाधिकरण कहते हैं, अर्ध न्यायिक संस्थान कहते हैं, उसी तरह से ये कार्य करता है। तो इन पांचों के बारे में आपने समझ लिया, इन पांचों को मिला करके कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको लगेगा कि कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, लेकिन बताना मेरा उद्देश्य है, जितनी आवश्यकता है। अब फिर से एक बार WTO की बात कर लेते हैं। WTO जो समझौता हुआ, WTO समझौते में वस्तु को भी शामिल किया गया और व्यापार को भी शामिल किया गया। उससे पहले की जो स्थितियां थी वो आप लोगों ने गैट के बारे में समझ ही लिया। वस्तु भी शामिल है, सेवा भी शामिल है, इसमें व्यापार भी शामिल है, और उसके साथ साथ IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी शामिल है। अब मान लीजिए कि ये काम क्या कर रहा है कि सभी पर लागू हो रहा है, वर्ल्ड बैंक के WTO के समझौते सभी पर लागू हो रहा है। लेकिन मान लीजिए ये एक वैश्विक मंच प्रदान कर रहा है, और वैश्विक मंच ऐसा मंच जहां पर अगर कोई व्यापार से संबंधित डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को ये निपटारा करने का कार्य करेगा, यानी कि निपटारा से संबंधित मंच है, ठीक है। इसके जो नियम हैं, WTO के नियम, गैट के नियम बाध्यकारी नहीं थे, लेकिन WTO के नियम बाध्यकारी हैं। जो भी सदस्य देश हैं वो इसको मानेंगे। लेकिन इसके तहत जो समझौता हुआ, समझौते के तहत WTO के तहत जो समझौता हुआ, उस समझौतों में एक समझौता है ट्रिप्स और एक समझौता है जिसे कहते हैं हम AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। बाकी समझौतों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, जो समझना है उसी के हिसाब से लेकर के चलते हैं। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को समझना है, और जब ये समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र को लेकर के समझौता, ये समझौता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो समझौता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, स्वाभाविक सी बात है, विकसित शब्द कह रहा हूँ तो वो विकसित हैं लगभग सभी क्षेत्रों में। उनकी कृषि भी उन्नत अवस्था में है, और हमारी कृषि यहाँ पर सभी देश, जैसे भारत के बारे में सोचिए, भारत कैसा देश है? अल्प विकसित देश है। और चूंकि भारत एक अल्प विकसित देश है तो स्वाभाविक सी बात है इसके पास निर्यात करने के लिए क्या बचेगा? अगर ये निर्यात करना चाहें तो कृषि उत्पाद का उस समय की बात सोचिए जब ये समझौते हो रहे हैं, ठीक है। 1990 के दशक की बात कर लीजिए, 90 के दशक की बात कर लीजिए। तो भारत क्या निर्यात कर सकता है? तो भारत निर्यात करेगा, मान लीजिए कृषि उत्पादों का निर्यात करेगा, तो कृषि उत्पादों के निर्यात को लेकर के पहुंच तो होनी चाहिए, और पहुंच के लिए विकसित देशों को लेकर के, और जो बाकी देश थे उन सभी देशों के लेकर के समझौता हुआ। और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत 3 समझौते हुए। एक को कहते हैं घरेलू सहायता, दूसरे को कहते हैं बाजार पहुंच, और तीसरा है सब्सिडी को लेकर के, निर्यात सब्सिडी को लेकर के। तो जो घरेलू सहायता है, एक देश अपने, ठीक है, एक देश अपने किसानों को, ठीक है, कितना सब्सिडी देगा उससे संबंधित समझौता हुआ, ठीक है। तो घरेलू सहायता इसको लेकर के, फिर बाजार तक पहुंच। मान लीजिए बाजार पहुंच के संदर्भ में ये कहा गया कि जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों में जो कृषि उत्पाद हैं या कृषि का उत्पादन किया जा रहा है, एक निश्चित मात्रा वह वहाँ से आयात करेंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। यानी कि अमेरिका अपनी ज़रूरत का एक निश्चित मात्रा में खाद्यान्न भारत से आयात करेगा। इसको लेकर के समझौता हुआ, इसी को कहा जाता है बाजार पहुंच, यानी कि अपने बाजार तक पहुंच देंगे। तो इससे लाभ किसको होगा? जो भारत है, और भारत के साथ साथ इस कैटेगरी में आने वाले अन्य देश भी, उनको लाभ होगा। अच्छा, जो घरेलू सहायता की बात हुई कि अपने देश में अपने किसानों को कोई भी देश कितना सब्सिडी देगा, अब उसको लेकर के
तमाम विवाद WTO में अभी भी जारी हैं। अमेरिका WTO के माध्यम से अमेरिका तमाम बातें कहता है, वहाँ पर जो विवाद हैं वो सब्सिडी का मामला आ जाता है, सब्सिडी बॉक्स की बात आ जाती है। मान लीजिए भारत ने ये कहा कि अमेरिका का ये कहना है कि भारत जो MSP देता है उस MSP से व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है। अब व्यापार में विकृति कैसे उत्पन्न होती है ये समझने वाली बात है। थोड़ी देर के लिए समझिए कि समझौता हुआ है और समझौते के आधार पर, ठीक है, ये कहा गया कि हम इतना, ठीक है, आपसे खरीदेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। और ये भी कहा गया कि बाजार पहुँच, और बाजार पहुँच होगा तो एक दूसरे के बाजार तक की भी बात है। बाजार में आप आयात निर्यात करेंगे। अब सोचिए कि भारत यदि अपनी ज़रूरत का पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करता है तो उसके पास विकल्प क्या है? अमेरिका से वो आयात करेगा। अब भारत ने क्या किया कि अपने किसानों को, अपने देश के किसानों को MSP दे दिया। MSP दिया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन MSP पहले 2000 दे रहा था, यानी कि प्रति क्विंटल के हिसाब से 2000 रुपये दे रहा था गेहूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए। फिर क्या हुआ कि भारत सरकार ने ये कहा कि हम MSP को बढ़ा करके सीधे ले जाते हैं, 500 बढ़ा देते हैं, 2500 कर दिया। और 2500 कर दिया, इसका मतलब ये है कि भारत में अब गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा, और जब गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध है, तो हम अमेरिका से मंगाएंगे क्या? नहीं मंगाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका का हित प्रभावित होगा और यहाँ व्यापार में विकृति उत्पन्न हो गई। तो इसी बात को लेकर के WTO में अमेरिका ने शिकायत किया कि भारत सरकार जो सब्सिडी अपने किसानों को दे रही है उस सब्सिडी से व्यापार में विकृति उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और व्यापार में विकृति उत्पन्न होने की बात जब अमेरिका ने कहा तो भारत पर यह आरोप लगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और जब ये सारी बातें हुई फिर आगे मामला बढ़ा, और आगे मामला ये बढ़ा कि भैया ये जो ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है, व्यापार में विकृति उत्पन्न हो रही है, जिसे विरूपण कहते हैं हिंदी में। मान लीजिए जितनी मात्रा में भारत सरकार ने उत्पादन करा लिया किसानों से, किसानों को लाभ हो रहा है, किसानों ने MSP जिस फसल पर बढ़ी हुई है उसका उत्पादन कर लिया, किसानों को भी लाभ और सरकार को भी फ़ायदा ये हो गया कि अब हमें आयात कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। इसी बात को लेकर के मुद्दा उठाया गया, और जब मुद्दा उठाया गया तो भारत से जब ये कहा गया कि भैया आपने अपने किसानों को सब्सिडी अधिक दे दिया है जो निर्धारित मात्रा से अधिक है, ठीक है, निर्धारित मात्रा से अधिक है। अब निर्धारित मात्रा से अधिक कैसे है? तो एक सीमा निर्धारित की गई और जिसे डी मिनिमस कहा जाता है, और डी मिनिमस इसके तहत ये कहा गया कि जो विकसित देश हैं, विकसित देश अपनी कृषि GDP का केवल 5% ही अपने किसानों को सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश अपनी कृषि GDP का केवल 10% ही सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं। अब डी मिनिमस सीमा का निर्धारण तो कर दिया गया। डी मिनिमस वह सीमा है जो जिस सीमा तक सब्सिडी दी जा सकती है। संक्षेप में आप ऐसे समझिए, आगे चल करके और उसे बताऊंगा कि क्या हो सकता है, क्या ये होता है, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई। फिर जब WTO में ये मामला गया तो वहीं से इस सब्सिडी को लेकर के विवाद हुआ, तो WTO ने सब्सिडी को 3 बॉक्स में डिवाइड कर दिया, और 3 बॉक्स में डिवाइड किया, सब्सिडी के प्रकार बता दिए, और जो सब्सिडी के प्रकार WTO ने बताया वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देख लीजिए, तीन सब्सिडी बॉक्स बनाई गई। एक को कहा गया ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वह सब्सिडी है
जो आरएनडी पर दिया जा रहा है, और आरएनडी पर दिया जा रहा है यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। लेकिन किसके लिए दिया जा रहा है? आरएनडी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। जैसे सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया, तो बताइए एक तरह की ये सुविधा है किसानों के लिए कि आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से आप एक काम करिए, आप मृदा का परीक्षण करा लीजिए कि आपकी जो भूमि है वो किस उत्पाद के लिए, किस फसल के लिए उपयुक्त है, या आपकी ज़मीन में किस फसल का उत्पादन बेहतर हो सकता है, उसमें किसकी मात्रा कम है, कौन से उर्वरक को आपको ज़्यादा डालना है, किसका अनुपात को कम करना है या ज़्यादा करना है। तो ये तो बताइए, ये तो अच्छी बात है, यानी कि इससे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अधिकतम दोहन हो जाएगा, क्योंकि हमने परीक्षण कर लिया और परीक्षण करने के बाद हमने ये देखा कि इसमें तो ये फसल अधिक हो सकती है, तो ये तो अच्छी बात है, संसाधनों का अधिकतम दोहन हो रहा है, तो ये खराब नहीं है। तो WTO का कहना है कि भैया अगर आरएनडी के लिए दिया गया, ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, और इसमें दी गई सब्सिडी से व्यापार में विरूपण उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि विकृति उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ट्रेड डिस्टॉर्शन उत्पन्न नहीं होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात है अंबर बॉक्स सब्सिडी। तो अंबर बॉक्स सब्सिडी, यहां पर देखिए, अंबर बॉक्स सब्सिडी का मतलब यह है कि इसमें भी अनुमति है, लेकिन उस सीमा तक जिस सीमा तक ये विकृति उत्पन्न नहीं होता, विकृति उत्पन्न नहीं करता। अब इसी चीज को कह दिया गया कि यह ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, ठीक है, इसको कहा गया कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी है। इसका मतलब जिस सीमा तक, ब्लू बॉक्स का मतलब है कि यह वह बॉक्स है जिसमें उस सीमा तक सब्सिडी दिया जा सकता है, या सब्सिडी देने की सीमा यहाँ पर भी निर्धारित नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं जिस सीमा तक सब्सिडी दी जा सकती है उसको ब्लू बॉक्स कहा गया। इसमें भी लिमिट नहीं है, यहाँ पर नो लिमिट। लेकिन अगर आपने सब्सिडी दिया और वह जो डी मिनिमस का प्रावधान है उस प्रावधान से यदि ऊपर हो गया, क्या बताया गया कि 10% जो डेवलप्ड कंट्री हैं अपनी कृषि जीडीपी का, ठीक है, वो 5% देंगे, और जो डेवलपिंग नेशन है अपनी कृषि जीडीपी का 10% देंगे। अगर इससे अधिक दे रहे हैं तो इसका मतलब ये अंबर बॉक्स है, इस यहाँ पर फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंबर बॉक्स सब्सिडी की लिमिटेशन डिसाइड कर दी गई, और इसी को कहा गया डी मिनिमस। यानी कि डी मिनिमस से ऊपर यदि आप दे रहे हैं, डी मिनिमस वह सीमा है जहां तक कृषि सब्सिडी के लिए छूट दी जा सकती है, ठीक है। तो अब यदि कोई देश इसका उल्लंघन करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जो डी मिनिमस की सीमा निर्धारित की गई है अब उसका उल्लंघन कर रहा है, और फिर उस पर कार्रवाई, WTO कार्रवाई कर सकता है। तो ये 3 सब्सिडी के बारे में, 3 सब्सिडी से संबंधित जो बॉक्स थे उससे संबंधित जो बातें कही गई थी, इसको आप लोगों ने समझ लिया। अगर मान लीजिए जो डी मिनिमस की सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक अगर कोई देश सब्सिडी देता है तो उसे कहा गया व्यापार विरूपण सहायता, व्यापार विरूपण सहायता, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट उसको कहा गया। और इससे क्या होगा? व्यापार में विकृति उत्पन्न होगी। अब इस बात को ध्यान में रख करके, ठीक है, एक और जो मैंने आपसे कहा डी मिनिमस और एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह उस सीमा को बता रहा है कि जब आप डी मिनिमस से ऊपर दे रहे हैं फिर आप पर कार्यवाही होगी। तो WTO ने कहा कि भैया, भारत से कहा कि आप अपने किसानों को सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हैं। तो भारत ने ये कहा कि आप ये मत कहिए कि मैं सब्सिडी ज़्यादा दे रहा हूँ, आप ये देखिए कि आपके गणना करने का तरीका गलत है। तो WTO को लगा कि ये इसका सही जवाब देने के बजाय भारत हम पर ही आरोप लगा रहा है।
तो WTO ने कहा कि क्या ये बात सही है? तो फिर भारत ने जवाब दिया कि दरअसल मैं सब्सिडी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, आपके सब्सिडी को काउंट करने का तरीका ही गलत है। तो WTO ने पूछा भैया तरीका कैसे गलत है? तो फिर भारत ने जवाब दिया कि आप जब जिस आधार वर्ष का प्रयोग कर रहे हैं 1986 से लेकर के 88, 2 वर्ष की बात होती है, 1986-88 जो आप गणना कर रहे हैं जिसके आधार पर, उस समय तो हमारी जो GDP थी वो बहुत कम थी, और उसके हिसाब से आज आप देखेंगे, करेंट प्राइस देखेंगे तो वो तो ज़्यादा लगेगा। आपको गणना करना चाहिए आज के आधार पर। और इस तरह से भारत ने WTO को कहा कि आप अपनी गणना को सही करिए, मैं सब्सिडी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, मैं सब्सिडी कम ही दे रहा हूँ, और डी मिनिमस लिमिट से भी कम दे रहा हूँ। तो ये मामला विवादित हो गया, और ये मामला विवादित हुआ तो इसी चीज़ को लेकर के फिर से लगातार समझौता हुआ और विवाद ये बना रहा, और आगे चल करके एक दोहा वार्ता हुई। दोहा वार्ता के बाद बाली वार्ता हुई। जो बाली वार्ता है वो महत्वपूर्ण है, 2013 में ये वार्ता होती है। और बाली, इसमें ये कहा गया, इंडोनेशिया के बाली में, इसमें ये कहा गया कि एक पीस क्लॉज साइन कर लेते हैं। और पीस क्लॉज क्या होता है? सभी देशों ने पीस क्लॉज साइन पर हस्ताक्षर किया या पीस क्लॉज पर हस्ताक्षर किया। इसमें यह कहा गया कि 4 वर्षों तक कोई देश, ठीक है, 4 वर्षों तक किसी भी देश के द्वारा दी जा रही सब्सिडी को विवादित नहीं बताएगा, और इसको लेकर के विवाद उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा क्लॉज ला दिया गया कि ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और ठंडे बस्ते में अभी भी ये ठंडे बस्ते में है। यानी कि इसको लेकर के समझौता अभी तक कोई निर्णायक निर्णय नहीं लिया गया है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक और मुद्दा आता है कि भारत क्या कर रहा है। भारत अपने देश में पब्लिक स्टॉक बढ़ा रहा है, और पब्लिक स्टॉक बढ़ा रहा है यानी कि अमेरिका का ये कहना था कि भैया आप न पब्लिक स्टॉक बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक स्टॉक किसका? तो खाद्यान्न का। भारत ने जवाब दिया कि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, और जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार का उद्देश्य है, और वैसे भी हम लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, लोकतंत्र हैं, ठीक है। जब भारत पर आरोप लगा तो भारत ने ये कहा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? हमारी जो देश की जनसंख्या है, हमारे देश की जनसंख्या विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा है, और जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। अब सब्सिडी क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए सरकार ने क्या किया, MSP बढ़ा दिया। MSP बढ़ाया तो जो प्रोडक्शन है ये बढ़ गया, और प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि MSP, ठीक है, MSP रेट पर, पुनः यहाँ पर MSP की बात कर रहा हूँ, MSP रेट पर जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसानों से MSP पर खरीदेगी। खरीदने के बाद इसका भंडारण करेगी, और भंडारण करने के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को ये देगी, और स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से जो इसके योग्य व्यक्ति हैं, मतलब PDS के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। PDS, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। तो भारत सरकार ने ये कहा कि हम दे ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि अपने पब्लिक स्टॉक इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि अपने देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। हमारे देश की आबादी बढ़ी है। तो ये मुद्दा लगातार विवाद में बना हुआ है, और अभी भी इस चीज़ को लेकर के कोई समझौता नहीं हुआ है, और किसी निर्णायक मुद्दे पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। अब इससे संबंधित जितने न्यूज़ हैं, केवल आपको डेटा देखना है, बाकी सारी बातें वही हैं। अब देखिए, हम लोगों ने चर्चा किया था, ये न्यूज़ क्या थी कि हाल ही में विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया गया है, और विश्व बैंक के बारे में 1944 में, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना होती है। और मैंने आप लोगों को बता दिया जुड़वा बहनें कौन कौन सी हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में।
उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों से अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए है। और माध्यम क्या है? वित्तीय और तकनीकी सहायता, ये जो किया गया है इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। सदस्य देशों की संख्या 189 है। विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए होने की योग्यता की बात करें तो पहले आपको IMF में शामिल होना होगा। IMF की सदस्यता लेंगे तब जा करके आप यहाँ पर सदस्य बनेंगे। इसके मुख्य रिपोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ठीक है, रेसिपी फॉर द लिवेबल प्लैनेट, अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, तमाम तरह के रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो इसका परिचालन शुरू किया गया 2024 में। कार्य क्या है? इस समूह के सभी गारंटी प्रदाता संस्थाओं के सभी गारंटी उत्पादों और विशेषज्ञों को बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी से ये जोड़ने का कार्य करती है। लक्ष्य क्या है? 2030 तक $20 बिलियन की WBG वार्षिक गारंटी जारी करने का लक्ष्य इसके द्वारा रखा गया है। अच्छा, विश्व बैंक की बात करें तो निजी ऋणदाताओं को बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए प्रदान किया जाता है। आवश्यकता क्यों है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अत्यधिक ऋण की अधिक ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वाभाविक सी बात है कि बड़े पैमाने पर ऋण चाहिए, पूंजी चाहिए। राजनीतिक और संप्रभु जोखिम अधिक होता है, तो इसको ध्यान में रख करके परियोजनाओं को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने हैं तो लंबी अवधि के लिए ऋण जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। यह प्लेटफॉर्म निम्नलिखित 3 प्रकार के कवरेज प्रदान करता है। कौन कौन से? सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी देना, व्यापार वित्त की गारंटी, और उसके साथ साथ निजी क्षेत्रक जैसे अडानी, है ना, अडानी जी, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं या सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए गैर वाणिज्यिक जोखिम के खिलाफ राजनीतिक जोखिम बीमा भी प्रदान करता है। आगे बढ़े, इससे संबंधित विश्व बैंक समूह की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया है। इसका कार्य क्या है? मध्यम आय और ऋण योग्य निम्न आय वाले देशों को उधार देना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये हम लोगों ने बात कर लिया। सबसे जो गरीब देश हैं, गरीब देशों को रियायती ब्याज पर या फिर ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान भी देना। अनुदान मतलब ये दान में दी गई राशि है, देखिए दान, जिसे वापस नहीं लेना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है। हम लोगों ने ये सारी बातें समझ ली है, तो केवल इसको बता देता हूँ। बहुपक्षीय निवेश गारंटी, ठीक है, MIGA कार्य क्या है? विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि की सुविधा प्रदान करना। इसके साथ साथ निवेश विवादों के निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, जो हम लोगों ने समझ लिया था कि ये ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करेगा। सरकारों और विदेशी जो निवेशक हैं, अगर उनके बीच कोई विवाद होता है तो उन विवादों का समाधान करना मध्यस्थता के माध्यम से और सुलह सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। जो ये संस्था है ICSID, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का ये मानना था कि यहाँ पर जो विवादों का निपटान किया जा रहा है उसमें पक्षपात हो रहा है, और पक्षपात हो रहा है इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये पूछा जा सकता है किस संस्था का भारत, वर्ल्ड बैंक की किस संस्था का भारत सदस्य नहीं है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ें, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ क्या कह रही है? विश्व व्यापार संगठन के बारे में है। वर्ष 2024 में WTO मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ बनाई गई। इस समझौते की बात करें तो वर्ष 1994 में 123 देशों ने मोरक्को में मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किया था। समझौते पर हस्ताक्षर उरुग्वे दौर की वार्ता की समाप्ति के बाद किया गया था। परिणाम क्या निकला? तो वर्ष 1995 में GATT के स्थान पर WTO की स्थापना की गई, जो मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया। कार्य क्या है? WTO के जो सभी सदस्य देश हैं उनके बीच व्यापारिक जो संबंध हैं, संबंधों के लिए बुनियादी एक फ्रेमवर्क तैयार करना। तो मैंने आप लोगों से कहा था नियम कानून बनाता है, प्रारूप तैयार करता है ताकि व्यापार में सुगमता, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उपलब्धियां क्या है? व्यापार के दायरे का विस्तार भी हुआ है,
और वैश्वीकरण को इस संस्था ने बढ़ावा दिया है। वस्तुओं और सेवाओं संबंधी व्यापार, इसमें बौद्धिक संपदा से संबंधित, जैसा कि मैंने आपसे कहा, IPR भी शामिल होता है। अन्य क्षेत्र संबंधी व्यापार भी इसमें शामिल होते हैं। आधुनिक बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की स्थापना, ठीक है, सदस्यों के मध्य जो वार्ता है, विवाद निपटान और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देने का कार्य करता है। इससे संबंधित बातें हम लोगों ने समझ लिया। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो घटनाक्रम के बारे में बात कर लें तो विश्व कृषि निर्यात पर विश्वास, ठीक है, विश्व व्यापार सांख्यिकी कृषि निर्यात पर विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 जारी किया गया है, ये बताया गया है कि 5 सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, EU है, USA है, ब्राज़ील है, चीन और कनाडा है। वर्ष 2023 में कहा गया है कि वैश्विक निर्यात में 10 सबसे बड़े निर्यातकों की जो हिस्सेदारी रही है वह 71.9% है। भारत की बात करें, ये भारत है। भारत 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है और वर्ष 2023 में भारत का कृषि निर्यात जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, $51 बिलियन था और वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2.24% है। ठीक है, आगे बढ़ें, इससे संबंधित अन्य बातों को देख लें और क्या कह रहा है। एड फॉर ट्रेड पहल, ये WTO के एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी शीर्षक के रूप में एक रिपोर्ट जारी की है। कार्य क्या है, एड फॉर ट्रेड पहल का विश्लेषण किया, ठीक है, और विश्लेषण करना। अब इसके संदर्भ में बात करें तो उत्पत्ति और विकास, WTO के नेतृत्व में वर्ष 2005 में इसका विकास हुआ था। कहाँ पर, तो WTO की हांगकांग मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, वहीं पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों को विश्व व्यापार में एकीकृत करने में सहायता करना। उपलब्धि क्या है, इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त विकास सहायता जुटाई गई है। जुटाने के साथ साथ जो आपूर्ति पक्ष की क्षमता की कमियों और व्यापार संबंधी जो अवसंरचनात्मक बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया है। लक्ष्य क्या है, जो विकासशील है और अल्प विकसित देशों पर पहचानी गई व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने का कार्य करता है, करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का भी प्रयास करता है। ठीक है, आगे बढ़ें, कुछ और बातें इसी से संबंधित। एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है इसको देख लीजिए। मान लीजिए ये इंडिया है और ये चाइना है, ठीक। चाइना में कोई भी उत्पाद है, ठीक है, कोई भी उत्पाद है तो उसकी जो उत्पादन लागत है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर लें, प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी है 100 रुपये और ये चाइना भारत में जब निर्यात कर रहा है तो इस वस्तु को 80 रुपये में निर्यात कर रहा है। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद यहाँ पर टैक्स भी तो लगा होगा, तभी हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे। तो ये 80 रुपये में निर्यात कर रहा है, यानी कि कम मूल्य पर अपना सामान इंडिया की मार्केट में डंप कर रहा है, डाल रहा है सामान। इससे क्या होगा, भारत में जितनी कंपनियां हैं, जो घरेलू कंपनियां हैं, वो कंपनियां अपना उत्पादन बंद कर देंगी क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, सस्ता माल यहां से आ रहा है, तो वो बोरिया बिस्तर बांधने के लिए मजबूर होंगी। ऐसी स्थिति में जब ये डंप करने की कोशिश कर रहा है तो भारत सरकार क्या करेगी, इस डंपिंग के खिलाफ ड्यूटी लगाएगी, यानी कि शुल्क लगाएगी, और जो शुल्क लगा रही है उसी को कहा जा रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्लियर है। अच्छा, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, अब ये क्या है, घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए भारत ने चीन से आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने हेतु जांच भी शुरू की है। डंपिंग WTO के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है, और चूंकि अनुचित व्यापार व्यवहार है तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करता है, और चूंकि विकृत करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। डंपिंग किसी देश द्वारा, मैं आप लोगों को बता दिया हूं, WTO निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एंटी डंपिंग समझौते के तहत ये कहता है कि आप एंटी डंपिंग उपाय कर सकते हैं, एंटी डंपिंग
ड्यूटी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित बातें समझ में आ गई। इन बातों को समझने के बाद अब बात कर लें चलिए यहां पर देखिए WTO, माफ कीजिएगा WTO है, WTO की विश्व टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट 2024 क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है वर्ष 2023 में भारत गैर प्रशुल्क उपायों का उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब गैर प्रशुल्क उपाय क्या होता है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए इंडिया है और ये USA है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो सामान आ रहा है, हमने ये कहा कि भैया जो आप सामान भेज रहे हैं ना, इस पर अगर 100 रुपये का सामान है तो मैं इस पर प्लस 20 रुपये शुल्क लगाऊंगा, ड्यूटी लगाऊंगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सामान भारत में आकर के 120 रुपये हो गया। तो बताइए जो 20 रुपये का भारत ने लगाया है ये तो सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है कि भारत ने 20 रुपये इस पर शुल्क लगाए हैं, ठीक है, और शुल्क लगाया है तो भारत की आलोचना हो जाएगी वैश्विक स्तर पर, और WTO भी इनसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि समस्या है। लेकिन अब भारत ने क्या किया, कहा कि भैया हम गैर प्रशुल्क उपाय करेंगे। क्या? तो दो तरह के उपाय होते हैं यहां पर देखिए। गैर प्रशुल्क उपायों में एक तो कह दिया गया कि मात्रा यानी कि आप हमें 200 वस्तुओं का निर्यात कर रहे थे, एक काम करिए आप 200 नहीं, इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, केवल मुझे 100 भेज दीजिए। दूसरा तरीका ये है गुणवत्ता, क्वालिटी को लेकर के बात हो गई कि भैया आप जो हमें निर्यात कर रहे हैं ना उसकी क्वालिटी खराब है। और क्वालिटी बताइए सब्जेक्टिव मामला है, ठीक है, ये व्यक्तिगत मामला है। मैं आपसे कह दूं कि भैया ये मार्कर मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा है, आप कह रहे हैं नहीं आपके अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं है, तो ये तो सब्जेक्टिव मामला हो गया। अगर ऐसा भारत करता है गुणवत्ता को लेकर के तो इस पर उस तरह से कोई डायरेक्टली आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर कहा गया है कि गैर प्रशुल्क, गुणवत्ता खराब है, गैर प्रशुल्क उपायों का उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसके अलावा गैर प्रशुल्क उपायों में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया क्या किया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शुल्क लगाने के अलावा अन्य नीतिगत उपाय है। और नीतिगत उपाय ये क्यों किया जाता है, मान लीजिए कई गैर प्रशुल्क उपायों का उद्देश्य क्या होता है, तो पर्यावरण, स्वास्थ्य और पर्यावरण। स्वास्थ्य कैसा? लोक स्वास्थ्य। जैसे चीन से जो प्लास्टिक के सामान भारत में बेचे जा रहे थे, जो निर्यात किए जा रहे थे, उन प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ख़राब थी बच्चों के स्वास्थ्य पर, क्योंकि बच्चे जब खिलौने खेलते हैं तो मुंह में डाल लेते हैं, बच्चों की आदत होती है, बच्चों को नहीं पता है, और उसमें कैंसर कॉज माना गया कि इसमें कैंसर कॉज है। इसी बात को लेकर के भारत क्या करेगा कि भारत गैर प्रशुल्क उपाय का प्रयोग करेगा कि आपके द्वारा मेरे देश में भेजे गए खिलौने की क्वालिटी ख़राब है, मैं आपसे आयात नहीं करूँगा या कम करूँगा। तो ये क्या है? लोक स्वास्थ्य हो गया। पर्यावरण को नुकसान भी तो प्लास्टिक पहुंचाता है। आप अपने देश में बनी हुई जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं या जो प्लास्टिक है उसको आप क्या कर रहे हैं कि उसकी वस्तु बना करके और उसी प्लास्टिक को खिलौने के रूप में हमारे मार्केट में डंप कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत में प्लास्टिक बढ़ जाएगा और इससे पर्यावरण की समस्याएं बढ़ेंगी। तो लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रख करके ऐसा किया जा सकता है। आगे बढ़ें, यहाँ पर देख लें कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में चर्चा में क्यों रहा है, तो WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? अबू धाबी में हुआ, और अबू धाबी में संपन्न हुआ। तो सम्मेलन में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, उससे जुड़े मुद्दे पर कोई भी अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या है? किसानों से सरकार MSP पर अनाज खरीदती है, स्टोर करती है, और उसे जब आवश्यकता होता है तो डिस्ट्रीब्यूट करती है। भारत सरकार अनाज खरीद
भंडारण गरीबों को सब्सिडी आधारित मूल्य पर वितरण का काम करती है, जिसे पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से राज्यों के जरिए इसका वितरण किया जाता है। डी मिनिमस के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कितना कितना हो सकता है। इसका आधार वर्ष 86 से लेकर 88 तक है, ये भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसके साथ साथ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के संदर्भ में विकासशील जो देश हैं, भारत सहित कई देश डी मिनिमस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि जो डी मिनिमस सीमा आपने निर्धारित किया है कि भैया 10% ही होना चाहिए विकासशील देशों के लिए, विकसित के लिए 5%, तो विकासशील देशों के लिए भारत का कहना है कि डी मिनिमस की लिमिट को आप बढ़ाइए। ठीक है, चलिए मांग क्या है? सरकारी खरीद के लिए किसानों को दी जाने वाली एमएसपी सब्सिडी की गणना के लिए आप फार्मूले में बदलाव करिए, और इसीलिए भारत अड़ा है कि आप फार्मूला बदलिए, और डब्ल्यूटीओ कहता है कि भैया आप अधिक दे रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के बदले दरअसल अमेरिका डब्ल्यूटीओ के रूप में कह रहा है। ठीक, इसको लेकर के समझौता नहीं हो पाया है और पीस क्लॉज लगातार उसकी अवधि बढ़ती जा रही है। विकसित देश का क्या कहना है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की व्यवस्था बाजार को विकृति प्रदान करती है। अब ये विकृति कैसे प्रदान करती है? मान लीजिए भारत सरकार ने पहले से ही किसानों को एमएसपी दे दिया, एमएसपी पर उत्पादन करा लिया, उत्पादन करा करके भंडारण कर लिया। अब भंडारण कर लिया तो जो अमेरिका से आयात किया जा रहा था, अब उसकी मात्रा कम हो जाएगी, हमें आयात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अमेरिका से आयात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका को नुकसान हो रहा है, इसलिए अमेरिका छटपटा रहा है। फिलहाल कृषि वस्तुओं के निर्यात पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के खिलाफ है, इनका ये कहना है। ठीक है, विकसित देशों का ये कहना है। अच्छा, अब हम लोगों ने इससे संबंधित कृषि समझौता उरुग्वे दौर की जो वार्ता हुई थी उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अभी पुष्टि कब हुई थी? 1994 मराकेश में। कृषि और व्यापार नीति में निम्नलिखित 3 व्यापक क्षेत्रों में जुड़े प्रावधान हैं, और इन तीनों प्रावधानों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, सब्सिडी को लेकर के, बाजार पहुंच को लेकर के, घरेलू सहायता को लेकर के, तो इससे संबंधित जितनी बातें थी वो सारी बातें हो चुकी हैं, समझ चुके हैं आप लोग। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। ध्यान रखेंगे कि मैंने बहुत सारी बातें वहाँ पर काट छांट करके बताया है, जितनी आवश्यकता थी उतना ही बताया है। अदरवाइज़ ये क्लास कम से कम 6 घंटे की है, कम से कम 6 घंटे की क्लास है। अगर विस्तार से एक एक चीज़ें समझेंगे तो कम से कम 6 घंटे की क्लास है, और इसीलिए जो यहाँ पर आवश्यकता, जितनी ज़रूरत थी उतना ही मैंने बताया। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।